हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वाईबी बायोलॉजी क्लासेस। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी का जो फर्स्ट यूनिट है, उसका फर्स्ट टॉपिक कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी होती क्या है, क्या इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, इसके कौन कौन से एम है, क्या सिग्निफिकेंस है, कौन कौन सी ब्रांचेस हैं और इसकी जो क्लासिकल थियरीज़ हैं उनकी हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी। The process of conversion of a fertilized egg into a highly complex multicellular organism is known as development। कि सबसे पहले हमने डेवलपमेंट की डेफिनेशन दी है कि जो डेवलपमेंट है वो प्रोसेस होती क्या है। एक्चुअल में जो डेवलपमेंट है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जब से एक जाइगोट बनता है, इनफैक्ट जाइगोट बनने से पहले ही कि जो गैमीट बने हैं, उन गैमीट के बनने से उनके फ्यूज़न के बाद जाइगोट का बनना, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनना, फीटस का बनना, देन एक न्यूबॉर्न बेबी का बनना, उससे लेके जितनी भी डेवलपमेंट प्रोसेस हमारी डेथ तक होती है, कि गैमीट से लेके डेथ तक की जो भी प्रोसेस है, एक पूरा कैसे ऑर्गेनिज्म सरवाइव करता है, वो सारा हम डेवलपमेंट में पढ़ते हैं। जो डेवलपमेंट की स्टडी है और जितनी भी प्रोसेसेस हम डेवलपमेंट में पढ़ते हैं, मैंने अभी कहा कि ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जब से इंसान पैदा होता है, पैदा होने से इनफैक्ट पहले, कि जब से वो बनने लगता है, उसकी फॉर्मेशन होने लगती है, तब से लेके और जो डेथ है तब तक उसकी जो पूरी लाइफ लॉन्ग हिस्ट्री है वो हम डेवलपमेंट में पढ़ते हैं। कि उसकी जो डेवलपमेंट हुई है, उसके जो अंदर चेंजेस आए हैं, वो बूढ़ा कैसे हुआ, वो अडल्ट में कैसे कन्वर्ट हुआ, उसके अंदर प्यूबर्टी कैसे आई, उसकी डेथ कैसे हुई, उसकी जो एपोप्टोसिस होती है उसके अंदर वो कैसे होती है, वो सारी चीज़ें हम इस डेवलपमेंटल बायोलॉजी के थ्रू पढ़ते हैं। पहले इस डेवलपमेंटल बायोलॉजी को एम्ब्रियोलॉजी बोला जाता था, लेकिन एम्ब्रियोलॉजी जो वर्ड है, एम्ब्रियो मीनिंग कि एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कैसे होती है, हम उसकी स्टडी करते हैं, एम्ब्रियो तक की बात करते हैं। लेकिन पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी तो होती है ना। तो जो पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है उसे पढ़ने के लिए हम एक बेटर वर्ड का यूज़ करते हैं, बेटर टर्म का यूज़ करते हैं, और वो बेटर टर्म है डेवलपमेंट। कि जो डेवलपमेंट टर्म है वो एम्ब्रियोलॉजी प्लस पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल जो प्रोसेसेस हैं उन सब को अपने अंदर इंक्लूड करती है। जो प्रोसेस है डेवलपमेंट में वो कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, गैमेटोजेनेसिस की स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis कैसे गैमिट बने, फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ, क्लीवेज, गैस्ट्रुलेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस कैसे एम्ब्रियो बना दे, वो कैसे सरवाइव करेगा, फीटस कैसे बनेगा, यंग वन का जो जन्म है वो कैसे होगा, उसकी बर्थ कैसे होगी, वो कैसे बाहर एनवायरनमेंट में सरवाइव करेगा, उसके अंदर कौन कौन से चेंज आएंगे, उसकी ग्रोथ कैसे होगी, देन चेंज आने के बाद वो कैसे अडल्ट में कन्वर्ट होगा, उसमें जैसे जैसे उसकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे उसमें कौन सी डेवलपमेंटल प्रोसेसेस होंगी, ये सारी चीज़ें हम डेवलपमेंट में पढ़ते हैं। इसके अलावा जो चार टर्म है जो हम डेवलपमेंट के अंदर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ये थोड़ा सा हायर लेवल की बात है। जैसे कि हम बात करते हैं ग्रोथ की, 4 फेज़ में एक्चुअल में हम डेवलपमेंट की पूरी प्रोसेस को डिवाइड करते हैं। ग्रोथ, देन कमिटमेंट, कमिटमेंट के बाद बात आती है डिफरेंशिएशन एंड देन मॉर्फोजेनेसिस। ये आप सिर्फ इस लेवल पे वर्ड याद रखें कि जो ग्रोथ है वो सेल साइज, सेल इलोंगेशन के रेस्पेक्ट में, आइसोमेट्रिक टाइप ऑफ ग्रोथ, अनआइसोमेट्रिक टाइप ऑफ ग्रोथ, डिटर्मिनेंट, इनडिटर्मिनेंट टाइप ऑफ ग्रोथ, कमिटमेंट में कि स्पेसिफिकेशन, डिटर्मिनेशन, डिफरेंशिएशन में कि डिफरेंशियल पैटर्न ऑफ जीन एक्सप्रेशन, एंड इन मॉर्फोजेनेसिस में जो 3D ऑर्गेनाइजेशन होता है ऑर्गेनिज्म का, हम इन सब की बातें करते हैं। तो ये थोड़ा हायर लेवल के टर्म है जिन्हें आप जब MSc करते हैं या फिर नेट की प्रिपरेशन करते हैं उस ड्यूरिंग पढ़ते हैं। और अगर आप इन टर्म के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी CSIR नेट की जो सीरीज़ है उसमें वीडियो है, इस पर पहली ही वीडियो है, आप वो देख सकते हैं। देन आगे हम बात करें कि जो डेवलपमेंट है उसके मेजर क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं। तो एक तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि ये कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ फॉर्म की, जो एक जनरेशन है उससे अगली जनरेशन आए, उससे अगली जनरेशन आए, इसको इंश्योर करता है कि जो एक कोई स्पीसीज़ है, कोई लाइफ फॉर्म है, उसकी कंटिन्यूटी बरकरार रहे। दूसरा
ये क्या करेगा कि जो कोई भी एक पर्टिकुलर जनरेशन है उस जनरेशन के अंदर कैसे सेलुलर डाइवर्सिटी प्रेजेंट है, किस ऑर्डर में उस जनरेशन का डेवलपमेंट हुआ, ये सब हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंडर पढ़ते हैं। देन इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की हम बात करें कि जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी है वो कैसे डेवलप हुई, उसमें क्या क्या चेंज आए, कौन कौन से साइंटिस्ट ने अपना क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया। तो जो स्टडी है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की वो स्टार्ट हुई थी विद ग्रीक्स, और 2000 साल पहले ही इनकी स्टडी स्टार्ट हो चुकी है कि जो ग्रीक्स थे उन लोगों ने 2000 साल पहले ही एम्ब्रियोलॉजी को पढ़ना स्टार्ट किया था। लेकिन बायोलॉजी में इसे एज एन सेपरेट ब्रांच, एक इंडिपेंडेंट ब्रांच देने का जो क्रेडिट है वो एरिस्टोटल को जाता है। एरिस्टोटल का जो वर्क था वो ये ग्रीक फिलोसफर थे जिन्होंने सबसे पहले ओंटोजेनिक डेवलपमेंट ऑफ चिक को डिफ़ाइन किया था। इनके अपना जो वर्क था उसके अंदर इन्होंने क्लासिफाई किया था एनिमल्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, कि जो किस तरीके से ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी किस टाइप का रिप्रोडक्शन है, या फिर पार्थिनोजेनेसिस है, डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ, इन सब बेसिस पे इन्होंने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया। एंड देन उन्होंने बताया कि जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, ह्यूमन एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, वो फीमेल के मेंचुरेशन फ्लूइड से, फीमेल का जो मेंचुरल ब्लड होता है उससे ह्यूमन एम्ब्रियो डेवलप होता है। देन इनके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए फैब्रिकस। उन्होंने क्या कहा कि इन्हें माना जाता है फाउंडर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी, क्योंकि इन्होंने एम्ब्रियोलॉजी के अंदर काफ़ी अपना काम किया है कि जो फीटस कैसे बनता है उसके ऊपर काम किया है, जो चिक्के एग हैं उन्हें लेके काफ़ी काम किया है। इनकी जो फेम है, ये जो फेमस है वो एज एन फेमस सर्जन के रूप में ये फेमस है। देन हम बात करें विलियम हार्वे की। ये जो जितने भी साइंटिस्ट हैं ये आप एक सीरीज़ से लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि इन्हें हम सीरीज़ से ही याद करें। विलियम हार्वे ने क्या किया था कि फीमेल के अंदर, फीमेल का जो यूट्रस है उसके अंदर उसे कट करके, उसे डाइसेक्ट करके और उसके अंदर सर्च की थी एम्ब्रियो की, कि एम्ब्रियो कहाँ है इसके अंदर। कोई प्रेग्नेंट फीमेल थी, उसके अंदर इन्होंने एम्ब्रियो की सर्च की, उसे डाइसेक्ट करके देन इन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देना स्टार्ट कर दिया था कि जो एरिस्टोटल की थियोरी ऑफ एपिजेनेसिस थी, थियोरी ऑफ एपिजेनेसिस हम आगे अभी डिफ़ाइन करने वाले हैं, आप घबराएं ना, एपिजेनेसिस क्या होता है वो वर्ड हम पूरा डिफ़ाइन करेंगे। तो जो थियोरी ऑफ एपिजेनेसिस थी और भी बहुत सारे जो वर्क थे एरिस्टोटल के, तो विलियम हार्वे ने मेन काम किया था कि जो एरिस्टोटल के वर्क थे उन पे काम करना, उन्हें प्रूव करना कि क्या ये वर्क सही है या ये गलत है, और उन्होंने एरिस्टोटल के बहुत सारे वर्क को गलत भी प्रूव किया। देन हम एरिस्टोटल के बारे में जो फ्रेज़ है ओमनी वाइवम एक्स वीवो, की जो जितनी भी लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आती है, वो इनके लिए बिल्कुल सही वर्ड है कि इन्होंने जो बात कही उसके लिए हम ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। देन हम नेक्स्ट आते हैं डी ग्राफ के ऊपर, जिन्होंने ओवेरियन फॉलिकल को ऑब्जर्व किया और उन्हें डिस्क्राइब किया। देन बारी आती है मार्सिलो माल्फिजी की। इन्हें फाउंडर माना जाता है माइक्रोस्कोपिकल एनाटॉमी का, हिस्टोलॉजी, एंड इन्हें फादर ऑफ फिजियोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी बोला जाएगा। इन्होंने क्या किया था कि जो चिक्के एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की कितने आर के बाद कैसा दिखेगा, कितने आर के बाद कैसा दिखेगा, कितने दिन के बाद कैसा दिखेगा, वो सारी जो डिफरेंट स्टेजेस है वो इन्होंने ऑब्ज़र्व करके और डिस्क्राइब की। एंटोन वॉन लियोनहोक थे, उन्होंने डिस्क्राइब किया था फर्स्ट टाइम जो स्ट्रक्चर है स्पर्म का मैन और डॉग के अंदर उसे। देन बारी आती है चार्ल्स बोनेट की। चार्ल्स बोनेट ने, देन हम बात करें एंटोन वॉन लियोनहोक की। इन्होंने मैन और डॉग के जो स्पर्म है उन्हें फर्स्ट टाइम उनके स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया। देन बारी आती है चार्ल्स बोनेट की। इन्होंने पार्थिनोजेनेसिस बताया था कुछ इंसेक्ट के अंदर। देन पेंडर नाम के साइंटिस्ट आए। पेंडर ने डिफरेंट पार्ट ऑफ चिक एम्ब्रियो को डेमोन्स्ट्रेट किया, उन्हें उनकी जो 3 जर्म लेयर थी उनके बारे में बताया।
वुल्फ एंड स्प्लेंजानी थे, उन्होंने स्पर्म एंड ओवम की इम्पोर्टेंस बताई कि किसी भी इंडिविजुअल की डेवलपमेंट के लिए स्पर्म एंड ओवम का होना बहुत ज़रूरी है। वॉन बियर ने मैमेलियन एग के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया था। अगस्त विस्मैन थे, उन्होंने कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म को एक थ्योरी दी थी और उन्होंने जैसे चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, उसकी 21 जनरेशन तक उसकी टेल कट करके। विलहेलम रॉक्स, इन्होंने ये अब एक्सपेरिमेंट की ओर बढ़ने लगे थे और इन्होंने फ्रॉग के एग के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने स्टार्ट किए थे और इन्हीं के बाद जो मॉडर्न एरा ऑफ एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी था वो स्टार्ट हुआ था। इनके आने से पहले जो एम्ब्रियोलॉजी थी वो डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट था कि मतलब सिर्फ ऑब्ज़र्व किया और चलने दो भाई काम, इस तरीके का था। बट इनके आने के बाद जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी है या फिर जो एम्ब्रियोलॉजी है वो थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे से हट के और एक्सपेरिमेंटल वे से आने लगी। इनके बाद स्पीमैन एंड मैंगोल्ड आए और स्पीमैन और मैंगोल्ड का जितना भी वर्क था वो एक्सपेरिमेंटल वर्क था और स्पीमैन ने बहुत ज़्यादा काम किया डेवलपमेंटल बायोलॉजी के ऊपर और इन्हें कंसिडर किया जाता है फादर ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी, हैंस स्पीमैन को, या फिर फादर ऑफ मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी। इन्होंने क्या करके दिखाया था कि जो एम्फीबियन के जो एग था उसके अंदर प्राइमरी ऑर्गेनाइजर रीजन को दिखाया और बताया कि अगर एक जो एग है उसके प्राइमरी ऑर्गेनाइज़र को हम उठा के किसी होस्ट में ट्रांसप्लांट कर दें जहाँ पर ऑलरेडी प्राइमरी ऑर्गेनाइज़र है और उसके दूसरी साइड में हम इसका प्राइमरी ऑर्गेनाइज़र उठा के रख दें, तो उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि ये इस वाला जो एम्ब्रियो था उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ बट इसके अंदर फर्दर इस तरीके से 2 एम्ब्रियो बने। तो इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूव करके दिखाया कि जो प्राइमरी ऑर्गेनाइज़र वाला रीज़न है वो नेसेसरी है फॉर प्रॉपर एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए। फिर धीरे धीरे जीन्स का रोल आने लगा कि कंट्रोलिंग डेवलपमेंट में कि किस तरीके से जो जीन है, जो जेनेटिक बेसिस है वो डेवलपमेंटल बायोलॉजी को किस तरीके से अफेक्ट करता है, वो सारी किस तरीके से कंट्रोल करता है, वो सारी चीज़ें आने लगी। देन फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी अगर हम देखें जूलॉजी के रेस्पेक्ट में तो वॉन बेयर को बोला जाता है। फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी हम बोले इंडिया में बॉटनी के रेस्पेक्ट में तो महेश्वरी को बोला जाता है। फिर हम मॉडल ऑर्गेनिज्म की बात करें कि कौन कौन से मॉडल ऑर्गेनिज्म होते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी को पढ़ने के लिए। देखिए हम मॉडल ऑर्गेनिज्म के थ्रू एक पूरे एनिमल किंगडम को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ह्यूमन की या फिर मैमल की, तो मैमल या ह्यूमन को पढ़ने के लिए हम सबसे बेस्ट एग्जाम्पल लेके चलते हैं माउस को, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमसे फाइलोजेनेटिकली ज़्यादा रिलेट करते हैं और जो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा फाइलोजेनेटिकली रिलेट करेगा उसे हम एज एन मॉडल ऑर्गेनिज्म लेके चलेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने में बहुत सारे इथिकल इशू आते हैं और काफ़ी ऐसे डिफ़िकल्टीज़ हैं जो हम दूसरे ऑर्गेनिज्म की स्टडी करके आराम से उन्हें खुद से रिलेट कर पाते हैं। जैसे हम प्लांट के बारे में बात करें तो जो प्लांट हैं अरेबिडोप्सिस थैलियाना, हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी जब भी हमें प्लांट में पढ़नी होगी हम इस प्लांट को एज एन मॉडल ऑर्गेनिज्म लेके चलेंगे। देन हम बात करें इनवर्टिब्रेट की, तो इनवर्टिब्रेट के अंदर अगर हमें इंसेक्ट की स्टडी करनी है तो हम क्वीन को पकड़ेंगे, जो हमारी डेल बायो की क्वीन है, फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला, मेलानागेस्टर, उसके बारे में हम बात करेंगे। देन सी एलिगेंस वुल्वा फॉर्मेशन में हम बहुत बात करते हैं। सी अर्चिन के ऊपर हम फर्टिलाइजेशन के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट सी अर्चिन के ऊपर किए हुए हैं। देन प्लेनेरियन को भी हम यूज़ करते हैं डेल बायो के स्टडी के लिए। रीजनरेशन में हम बहुत ज़्यादा प्लेनेरियन का यूज़ करते हैं जब भी हम रीजनरेशन की बात करें तो। देन वर्टिब्रेट की बात करें तो फ्रॉग, जेब्राफिश, चिकन एंड माउस, ये सब हम यूज़ करते हैं एज एन मॉडल ऑर्गेनिज्म। फिर हम बात करें कि कौन कौन सी ऐसी ब्रांचेज़ है डेवलपमेंटल बायोलॉजी की, और ये जो ब्रांचेज़ हैं इनका जो डेवलपमेंट हम पढ़ते हैं कि एक के बाद एक ब्रांच आई, वो किस बेसिस पे आई कि धीरे धीरे जैसे जैसे एडवांसमेंट बढ़ती गई, जैसे जैसे लोगों ने डेवलपमेंटल बायोलॉजी को ज़्यादा एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, वैसे वैसे ये डिफरेंट ब्रांचेज इसकी निकलती गई। जैसे हम बात करें डिस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी की, कंपेरेटिव, एक्सपेरिमेंटल जिसको हम काजुअल या फिर एनालिटिकल भी बोलते हैं, इवोल्यूशनरी, केमिकल, बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल, मेडिकल या फिर टेरेटोलॉजी। तो जो डिस्क्रिप्टिव बायोलॉजी है उसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं करते थे, सिर्फ ऑब्जर्व किया, उसे लिख दिया। फिर
जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व करके लिख दिया उनके बारे में, तो फिर उन्हें आपस में कंपेयर कर लो, तो कंपेरेटिव एम्ब्रियोलॉजी आ गई। एक्सपेरिमेंटल में क्या हुआ कि एक्सपेरिमेंट किए जाने लगे डेवलपमेंटल बायोलॉजी को समझने के लिए, कि ऑर्गेनिज्म पकड़ा, उसे काटा पीटा, डाइसेक्ट किया और धीरे धीरे उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसे समझने लगे। फिर इवोल्यूशनरी एम्ब्रियोलॉजी आई। इट इज़ ए field of developmental biology that compare the developmental process of different organism to infer the ancestral relationship between them and how development process evolved। कि किस तरीके से दो या दो से ज़्यादा जो ऑर्गेनिज़म है, किस तरीके से जो स्पीसीज़ है, किस तरीके से जो क्लासेस हैं, किस तरीके से जो ऑर्गेनिज़म है वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ये सारी चीज़ें हम इवोल्यूशनरी एम्ब्रियोलॉजी या डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। और किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ डेवलपमेंट का, या डेवलपमेंट के थ्रू इवोल्यूशन हुआ, वो सारी प्रोसेस हम इवोल्यूशनरी एम्ब्रियोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। देन जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है केमिकल एम्ब्रियोलॉजी। केमिकल एम्ब्रियोलॉजी में हम बात करते हैं कि जितनी भी बायोफिज़िकल, बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल टेक्निक है उनका हम यूज़ करें फॉर स्टडी एम्ब्रियोलॉजी, तो उस ब्रांच को हम कंसिडर करेंगे एज केमिकल एम्ब्रियोलॉजी। केमिकल एम्ब्रियोलॉजी को हम और बोलते हैं बायोकेमिकल एम्ब्रियोलॉजी या फिर फिजियोलॉजिकल एम्ब्रियोलॉजी। देन वी कम्स टू नेक्स्ट मेडिकल एम्ब्रियोलॉजी एंड टेरेटोलॉजी। एक्चुअल में जो टेरेटोलॉजी है उसमें हम जो ऐसे केमिकल जिनकी वजह से माल फॉर्मेशन हो, जिनकी वजह से डिफॉर्मेशन आए बॉडी में, उससे डील करते हैं। तो जो मेडिकल एम्ब्रियोलॉजी है वो एम्ब्रियोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जो कि डील करती है विद द माल फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। अब क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है डेवलपमेंटल बायोलॉजी को पढ़ने की, हम वो बात करें तो जितनी भी प्रोसेसेस आपने पढ़ी हैं उन सारी प्रोसेस के अंदर की, जैसे हम बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस की, जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis आती हैं, तो हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी में जितने भी कि जाइगोट कैसे बना, एम्ब्रियो कैसे बना, क्लीवेज कैसे हुआ, देन माल फॉर्मेशन किस वजह से आता है, कौन से जीन में कहाँ डिफेक्ट है, किसके जीन की वजह से क्या कौन सा जीन क्या रोल प्ले करता है, कैसे ग्रोथ होती है, कैसे सेल बनती है, कैसे टिश्यू बनते हैं, कैसे ऑर्गन बनते हैं, किस वजह से एजिंग होती है, किस वजह से माल फॉर्मेशन आती है, क्या कॉज है माल फॉर्मेशन के, और जैसे ग्रोथ कैसे हुई, डिफ्रेंशिएशन कैसे हुआ, रीजनरेशन कैसे हुआ, और जो इंडिविजुअल है उसकी पूरी डेवलपमेंटल प्रोसेस कैसे चली, कैसे फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है, वो ये सारी चीज़ें हम कंसिडर करते हैं, हम पढ़ते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी के थ्रू। इसलिए इसकी स्टडी करना काफ़ी ज़रूरी है ये समझने के लिए कि कैसे कोई ऑर्गेनिज्म है उसका डेवलपमेंट हुआ। फिर हम बात करें थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट की, तो थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट में जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ प्री फॉर्मेशन की बात करें, और हम 3 थ्योरी की बात करेंगे, थ्योरी ऑफ प्री फॉर्मेशन, थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस एंड ग्रेडियंट थ्योरी। तो जो थ्योरी ऑफ प्री फॉर्मेशन है उससे शुरुआत करते हैं। थ्योरी ऑफ प्री फॉर्मेशन क्या कहेगी कि प्री फॉर्मेशन, पहले से फॉर्मेशन, कि जो ओवम और स्पर्म है उसके अंदर एक जो बेबी है वो मिनिएचर फॉर्म में पहले से ही प्रेजेंट है। एक अडल्ट का मिनिएचर होता है हर एक ओवम और स्पर्म में। तो जो लोग ये मानते थे कि जो मिनिएचर फॉर्म है वो ओवम के अंदर प्रेजेंट है, उनको बोला गया कि ये ओविस्ट विव वाले हैं, जैसे कि हेलर है, बोनेट है, मालफीजी है। ये क्या मानते थे कि ओवम के अंदर एक छोटा सा मिनिएचर अडल्ट का प्रेजेंट होता है, और जो सीमन मेल से आता है वो सिर्फ इसकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, और इससे ज़्यादा कोई इसका ज़्यादा काम नहीं है सीमन का। जो स्पर्मिस्ट वे वाले थे उन्होंने क्या कहा कि जो स्पर्म है ना, उस स्पर्म के अंदर एक छोटा सा मिनिएचर होता है, वो ग्रो करता है और वो एक फुली ग्रोन बेबी में कन्वर्ट होगा। उसे ओवम से सिर्फ नरिशमेंट मिलती है, ओवम का ज़्यादा रोल नहीं है, ओवम सिर्फ नरिशमेंट का काम करेगा। इनफैक्ट एक साइंटिस्ट ने तो एक पिक्चर भी ड्रॉ की थी जिसमें स्पर्म के अंदर एक छोटा सा मिनिएचर ह्यूमन का दिखाया हुआ था। देन एम्बॉयमेंट थ्योरी जो कि बोनेट ने दी थी 1770 में, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा कि जो फीमेल एनकैप्सुलेटेड द प्रीफॉर्म जर्म सेल ऑफ फ्यूचर जनरेशन वन इनसाइड द अदर, कि जो फीमेल है
वो प्री फॉर्म्ड जर्म सेल को जिससे फ्यूचर जनरेशन बनेगी एक के अंदर एक, ऐसे इस टाइप से जो प्री फॉर्म्ड जर्म सेल हैं उन्हें अपने अंदर कंटेन करके रखती है। बाद में ये थ्योरी जो अलग साइंटिस्ट है जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया। फिर बारी आती है थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस कि 18th सेंचुरी में बहुत सारे लोग थे जिन्होंने प्री फॉर्मेशन थ्योरी को साइड में रखा, उसे रिजेक्ट किया और ये बताया कि जो अनडिफ्रेंशिएटेड एग सेल है उससे धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली फॉर्मेशन होती है एम्ब्रियो की और उससे फिर पूरा डेवलपमेंट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। इसके अंदर हम दो सब थ्योरीज पढ़ते हैं, मोज़ेक थ्योरी और रेगुलेटिव थ्योरी। जो मोज़ेक थ्योरी है वो अगस्त विस्मैन ने 1880 में दी थी। इन्होंने क्या बताया था कि जो जाइगोट है ना, उस जाइगोट के अंदर कुछ डिटर्मिनेंट होते हैं, कुछ फैक्टर होते हैं और वो स्पेशल फैक्टर होते हैं और उनका जो नंबर है वो स्पेसिफाइड है कि मतलब एक पर्टिकुलर नंबर होता है जो डिटर्मिनेंट है उनका, और जैसे जैसे क्लीवेज होता है वैसे वैसे इनका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से अगर हम एक भी फैक्टर वाली सेल को रिमूव करेंगे तो उस फैक्टर की वजह से बनने वाला जो ऑर्गन है वो नॉर्मल एम्ब्रियो के अंदर हमें देखने को नहीं मिलेगा। जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस थे मोज़ेक डेवलपमेंट के वो विलहेल्म रॉक्स ने दिए थे 1888 में, कि जब अगस्त विस्मैन ने ये बात कही थी तो उसके 8 साल के बाद ये बात प्रूव की थी फ्रॉग के एग के ऊपर। इन्होंने एक डायग्राम बना के दिखाया था जिसके थ्रू उन्होंने ये सारी प्रोसेस को डिफाइन किया कि जो विस्मैन का जो न्यूक्लियर डिटर्मिनेंट है वो इस तरीके से न्यूक्लियस में है, फर्स्ट क्लीवेज हुआ और उन्होंने ऐसे अलग अलग तरीके की शेप दे के ये डिटर्मिनेंट बताए थे। जैसे फर्स्ट क्लीवेज हुआ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 4 डिटर्मिनेंट हमने नंबर भी ले लिया। पहला क्लीवेज होने के बाद जो 2 सेल स्टेज आई उसके अंदर 2 और 2 ऐसे डिटर्मिनेंट बट गए। सेकेंड क्लीवेज होने के बाद जो 4 सेल स्टेज आएगी उसमें चारों डिटर्मिनेंट अलग हो गए। और अगर हम क्या करें कि एक भी डिटर्मिनेंट की सेल को हटा दें तो उससे बनने वाला ऑर्गन नहीं बनेगा। इस बात को जो रॉक्स थे उन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूव करके दिखाया कि जो फर्टिलाइज्ड फ्रॉग एग था उसमें क्लीवेज हुई, 2 सेल स्टेज बनी, एक सेल को उन्होंने हॉट नीडल से डिसरप्ट कर दिया। फिर उन्होंने उसका डेवलपमेंट कंटिन्यू होने दिया, ब्लास्टुला स्टेज भी आई, न्यूरुला स्टेज भी आई और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो चीज़ इस सेल से बनने वाली थी वो नहीं बनी। ब्लास्टुला स्टेज आई, हाफ एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ कि आधा एम्ब्रियो बना और आधा जो इस सेल से एम्ब्रियो बनने वाला था वो नहीं बन पाया। कहने का मतलब मोज़ेक डेवलपमेंट में क्या होता है कि एक टाइप का डिटर्मिनेंट स्टेज होती है, डिटर्मिनेंट डेवलपमेंट होता है कि अगर आप जो सेल्स हैं वो पहले से डिटरमाइन है अपने फेट में, फर्स्ट क्लीवेज से ही वो डिटरमाइन है। यहाँ पर जो टोटिपोटेंसी है वो सिर्फ एक सेल में है, जाइगोट में है। फर्स्ट क्लीवेज होने के बाद ही टोटिपोटेंसी लूज़ कर दी जाएगी और जो सेल है वो डिटरमाइन हो जाएगी फ्रॉम फर्स्ट क्लीवेज। तो जैसे ही अगर आप एक भी सेल को रिमूव करेंगे तो उस सेल से बनने वाली जो भी आगे फर्दर ऑर्गन है या जो बॉडी के पार्ट है वो अफेक्ट होंगे ही होंगे। ऐसा किस में बताया था? मोज़ेक थ्योरी में। अगर हम बात करें रेगुलेटिव थ्योरी की तो जो रेगुलेटिव थ्योरी है वो ड्राइसिस ने दी थी 1891 में, हेंस ड्राइसिस थे। जो रेगुलेटिव थ्योरी है वो बिल्कुल अपोजिट है मोज़ेक थ्योरी के। मोज़ेक थ्योरी को हम डिटर्मिनेंट टाइप ऑफ डेवलपमेंट बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे रेगुलेटिव को इनडिटर्मिनेंट टाइप ऑफ डेवलपमेंट। इसके अंदर जैसे हम ये जो पूरी थ्योरी लिखी हुई है इस पूरी थ्योरी को अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझें और जैसे जो सी अर्चिन है, सी अर्चिन के ऊपर अगर हम काम करें तो हम देखेंगे कि जो सी अर्चिन का जाइगोट है वो क्लीवेज करके 2 सेल स्टेज बनाएगा, फिर उससे 4 सेल स्टेज बनेंगी, फिर उससे 8 सेल स्टेज बनेंगी, फिर उससे 16, 32, 64 इस तरीके से कंटिन्यू होंगी, 128, 256 इस तरीके से कि मोरूला, ब्लास्टूला, गैस्ट्रूला, न्यूरूला ये सारी स्टेज बनती जाएंगी
लेकिन अगर हम 8 सेल स्टेज तक क्या करें कि जो ये सेल्स हैं इन सेल को एक दूसरे से अलग करें तो नॉर्मल एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी। तो इस चीज़ से हमें क्या पता लगा कि जो यहाँ पर जो सेल्स हैं वो टोटीपोटेंसी लेवल पर कहाँ तक है, अनडिफ्रेंशिएटेड लेवल पर कहाँ तक है, 8 सेल स्टेज तक, कि 8 सेल स्टेज तक टोटीपोटेंसी प्रेजेंट होती है। 8 सेल स्टेज तक आप क्या कर सकते हैं कि जो सेल्स हैं अगर आप उन्हें अलग करते हैं तो वो पूरे कंप्लीट एम्ब्रियो को बनाने की कैपेसिटी रखती हैं, बट वो एम्ब्रियो छोटे बनेंगे। जैसे कि सी अर्चिन के अंदर जो प्लूटियस लार्वा बनता है वो अगर हम सेल्स को एक दूसरे से अलग कर दें तो जो प्लूटियस लार्वा बनेगा वो छोटा बनेगा। जैसे इसकी थ्योरी देखें, रेगुलेटिव थ्योरी इज कॉन्ट्राडिक्शन टू द मोज़ाइक थ्योरी। Conducting experiment on fertilized egg of sea urchin, he observed that blastomere of sea urchin when separated from each other at 2 cell stage develop into 2 complete embryo but comparatively of smaller साइज़। कि अगर हम 2 सेल वाली जो जैसे फर्स्ट क्लीवेज हुआ 2 सेल बनी, इन दोनों सेल को अगर हम सेपरेट कर दें तो ये 2 कंप्लीट एम्ब्रियो बनाएंगी लेकिन उनका साइज़ छोटा होगा। फिर हम बात करें 4 सेल स्टेज की, कि जो ये 4 सेल स्टेज हैं इनके ऊपर अगर हम इन ब्लास्टोमियर को चारों को अलग अलग कर दें तो जो ये 4 एम्ब्रियो बनेंगे ये छोटे साइज़ के होंगे लेकिन ये कंप्लीट एम्ब्रियो बनेंगे। इसी तरीके से अगर हम इन्हें 8 सेल स्टेज पे भी अलग करें, जैसे 4 सेल स्टेज तक का एक्सपेरिमेंट इन्होंने सी अर्चिन पे किया था, लेकिन अगर हम ह्यूमन की बात करें तो 8 सेल स्टेज तक टोटीपोटेंसी देखी जा सकती है कि हम अगर इन 8 सेल को अलग करेंगे तो यहाँ पर ये कंप्लीट एम्ब्रियो बनाने की कैपेसिटी रखती हैं। फिर हम बात करें जो थर्ड थ्योरी है ग्रेडियंट थ्योरी। इस थ्योरी को एक्सपेरिमेंट से कंडक्ट करके बोवेरी, चिल्ड और रनस्ट्रोन ने डिफाइन किया था। बोवेरी ने क्या नोट किया कि जैसे जो एग है उसका ये एनिमल पोल, ये वेजाइटल पोल की ओर जो योक है वो ज़्यादा होगा क्योंकि योक की डेंसिटी एज़ कम्पेयर टू साइटोप्लाज्म ज़्यादा होती है, तो योक साइड में वेजाइटल पोल की साइड में योक प्रेजेंट होगा। और इन्होंने ये देखा कि ये जो वेजाइटल पोल वाला रीजन है ना ये एनिमल पोल वाले रीजन की एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है, मतलब कि जो वेजाइटल रीजन है वो डोमिनेंट है ओवर एनिमल पोल एरिया। बोवेरी नोटेड दैट द वेजाइटल पोल रीजन ऑफ सी अर्चिन एग कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ रीजन situated toward animal pole and the vegetal pole region is dominant over the animal pole area। दूसरा इसमें आता है मेटाबॉलिक एक्सियल ग्रेडियंट थ्योरी जो कि चिल ने प्रपोज की थी 1940। इनके अकॉर्डिंग क्या था कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि जो सिंगल फिजियोलॉजिकल ग्रेडियंट है जिसे हम मेटाबॉलिक एक्सियल ग्रेडियंट नाम देते हैं, ये कंट्रोल किया जाता है ये कंट्रोल करता है द प्रोसेस ऑफ मोर्फोजेनेसिस को ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ सी अर्चिन। कि जो मोर्फोजेंस हैं, जो केमिकल हैं, उनका एक इस तरीके का ग्रेडियंट बनेगा कि एक साइड में वो ज़्यादा होंगे, एक साइड में वो कम या फिर एब्सेंट होंगे। कि जहाँ जो एब्सेंस होगी, जैसे हम बात करें मेल डिटरमाइनिंग फैक्टर की, अगर मेल डिटरमाइनिंग फैक्टर प्रेजेंट है तो मेल बनेगा, अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट फीमेल बन जाएगी। वैसे ही जिस साइड पे जो मोर्फोजन है वो प्रेजेंट है, ग्रेडियंट प्रेजेंट है, तो जहाँ पर ज़्यादा अमाउंट है वहाँ पर कुछ अलग चीज़ बनती है और अगर वो जहाँ पर प्रेजेंट नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट कोई अलग चीज़ बनेगी। तो ये सारी थ्योरी जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी को प्रूव करती हैं, डेवलपमेंट बायोलॉजी के रिगार्डिंग जो थ्योरी पढ़ी गई, अभी तक एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, मेनली ये 3 क्लासिकल थ्योरीज हैं। इनमें अलग अलग साइंटिस्ट के व्यू दिए गए हैं और हमने क्या इंपॉर्टेंस होती है इसकी, कौन कौन सी ब्रांच है, कौन कौन से इसके स्कोप है, इसका क्या एम है पढ़ने का, कौन से मॉडल ऑर्गेनिज्म है और उसकी क्या हिस्ट्री रही है, कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या काम किया है, वो सारी हमने पढ़ी है। और ये सारे नोट्स हैं, ये मोर देन इनफ नोट्स हैं बीएससी की क्लासेस के लिए। आई होप आपके लिए ये बेनिफिशियल रहे होंगे। जो चीज़ें मैंने डिस्क्राइब की हैं वो आपकी समझ में आई होंगी और इसी सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यू करेंगे धीरे धीरे, डेली या 2 दिन में एक बार, वीक में, या फिर मैं कंप्लीट यूनिट करवाने की कोशिश करूँगी। तो लगभग एंड ऑफ मार्च तक अपना ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और मे बी एंड ऑफ फेब में भी ये कंप्लीट हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि भाई हम कितनी स्पीड से करते हैं। तो ये विद नोट्स मैं पूरा सिलेबस करवाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। स्टे वॉचिंग।